हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। कल तक हमने पढ़ा बैंक के प्राइमरी फंक्शंस। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। तो सेकेंडरी फंक्शन में दो बातें आती है, पहला एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस, दूसरा अदर फंक्शंस। पहले हम देखते हैं एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस। एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस में पहला पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ मनी। पैसे को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है बैंक हमारा क्या काम करता है? पैसे को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरण। ट्रांसफर मतलब होता है हस्तांतरण, मुद्रा का हस्तांतरण। दूसरी बात रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। बैंक क्या काम करता है? दूसरों से पेमेंट लेने का काम करता है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी है ए, जिसका किसी बैंक में अकाउंट है, किसी भी एक बैंक में अकाउंट है। एक आदमी था बी, जो आया, बोला भैया कि पैसे ले लीजिए आप हमसे। ए ने कहा आप ऐसा करिए, बैंक चले जाइए और मेरे खाते में ले जाकर जमा कर दीजिए। तो बताइए, ए को आना पड़ा क्या बैंक? नहीं आना पड़ा। बी आया और बैंक में किसके खाते में पैसा जमा कर दिया? इसके खाते में। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बी रहता है दूसरे शहर में, ए रहता है दूसरे शहर में। उसने क्या किया, इसके लिए पेमेंट यहां से यहां बैंक तक कर दी। कोई दिक्कत? तो पहला था ट्रांसफर ऑफ मनी, पैसे को इधर उधर करने का काम करता है बैंक। दूसरा, किसी के लिए पेमेंट रिसीव भी करता है। तीसरी बात, पेमेंट मेड मतलब भुगतान करने की सुविधा। जैसे कि बैंक हमारे बिहाफ पे भुगतान भी कर देता है। कभी कभी आपने सुना होगा, कभी गाड़ी खरीदे हैं इंस्टॉलमेंट पे किस्तों में जब गाड़ी खरीदी जाती है तो वो किसी अकाउंट से लिंक कर दी जाती है कि हाँ भैया हर मंथली मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट से कट जाएगी। मैंने अपने बैंक को बता दिया है कि हर महीने 1 तारीख को मेरे गाड़ी की पेमेंट आप किसी कंपनी को कर दीजिएगा। तो बताइए, ग्राहक के लिए बैंक पेमेंट कर रहा है कि नहीं? तो जब पेमेंट करने की सर्विस देता है तो उसको भी बोलते हैं एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस ऑफ बैंक। अब देखते हैं रिसीव पेमेंट ऑफ बिल्स। कल हमने एक एग्जांपल लिया था कि बिल को कैसे भुनाया जाता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये बात समझ में आएगी कि भैया एक आदमी था ए, जो बी के ऊपर बिल लिखा था और ए ने जाके बैंक से पैसा ले लिया था। तो ए ने तो बैंक से पैसा ले लिया, बट बी क्या करता है? बी टाइम पे पेमेंट, एग्जांपल लेके चलते हैं। ए ने बिल लिखा था बी के ऊपर, पेमेंट किसको देनी है? बी को देनी है। ए गया बैंक से पैसा निकाल लिया। अब बताइए, बैंक किससे पैसा लेगी? बी से लेगी। तो रिसीव पेमेंट ऑफ बिल। बताइए, जिम्मेदारी किसकी थी? ए की, पैसा वसूलने की, बट किसने वसूला? बैंक ने। ये भी सर्विस बैंक देती है कि भैया आप कोई बिल हो तो आप मेरे पास आके बैंक बिल भुना देगा, आपको पेमेंट बिल की दे देगा और टाइम से बी से पैसा भी ले लेगा। उसी को बोलते हैं रिसीव पेमेंट ऑफ बिल। अगला है अंडर राइटिंग क्या होता है? अभिगोपन। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिगोपन। इसको मैं लिख देता हूं। अभिगोपन एक सर्विस है जो बैंक देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को। जैसे कि कंपनियां शेयर बेचती हैं। कंपनियां जब शेयर बेचती हैं तो उतने जल्दी उनकी वैल्यू नहीं बढ़ती। जैसे कोई नई कंपनी शुरू हो तो उसके मार्केट रेट तो उतने अच्छे होंगे नहीं, कोई जानता नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, किसी बैंक को कहती है भैया आप मेरे शेयर बिकवा दीजिए, आप मेरे अंडर राइटर बन जाइए, अभिगोपक बन जाइए और अभिगोपन की सर्विस दीजिए हमको, अंडर राइटिंग की सर्विस दीजिए। आप क्या करिए, लोगों में मार्केट में मेरे शेयर्स बिकवा दीजिए, फिर जो होगा
होगा हम आपको उसके लिए पैसे देंगे या फिर हम अपने शेयर्स देंगे, वो तो अलग बात है कि पेमेंट देगा, लेकिन शेयर जब खरीदना बिकवाने का काम होता है। आगे अगला पॉइंट है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज मतलब क्या है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। ये कार्य भी अंडरराइटर बन के बैंक ये कार्य भी करता है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। कभी कभी वो खुद के लिए भी सिक्योरिटी खरीदता है और अपनी सिक्योरिटी बेचता भी है लोगों को। अच्छा, अगला पॉइंट है हमारा एक्नॉलेजिंग फिनेंशियल कंडीशन, वित्तीय अवस्था, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन हमें अकाउंटिंग में हम पढ़े होंगे, हमें पता चलती है कैसे, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट को हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है, अच्छा फायदा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। वो जानकारी बैंक भी देता है, क्योंकि लोगों हर बिजनेस का खाता बैंक के पास होता है और बैंक अभिगोपक का भी कार्य करता है, इसलिए सारी जानकारी उसके पास बैलेंस शीट वगैरह होती है। तो अगर किसी को जानकारी चाहिए होती है वो पब्लिश करती है, लोगों तक पहुंचाती है वो जानकारी। अच्छा, कंसल्टिंग सर्विसेज। कंसल्टिंग सर्विसेज मतलब परामर्श, हिंदी में बोलते हैं इसको परामर्श, सलाह। परामर्श मतलब होता है किसी को सलाह देना। मान लेते हैं कोई आया लोन लेने आया तो उसको पता नहीं है कि कितना लोन चाहिए, तो बैंक क्या करती है, पहले पूछती भैया आपको किस काम के लिए लोन चाहिए। अगर आप लोन लेने वाले हैं एग्रीकल्चर के लिए तो भैया मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए आपको, तो 1-1.5 लाख रुपए देके आपको समझा के सलाह देगी कि आप 1-2 लाख रुपए से ज्यादा मत निकालिए। बट अगर आपको बड़ी एग्रीकल्चर के लिए आपको ट्रॉली ट्रैक्टर खरीदने हैं या फिर हार्वेस्टर मशीन खरीदनी है, खेती बाड़ी करने के लिए कंबाइन खरीदनी है, तो उसके लिए वो क्या कहेगा कि भैया आप लॉन्ग टर्म लोन लीजिए, शॉर्ट टर्म लोन मत लीजिए। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि 10-20 साल के लिए अगर आप लोन लेंगे तो आराम से पैसा वापस कर सकेंगे। बताइए 20 लाख रुपए अगर कोई किसान ले ले तो 1 साल में क्या वो पैसा वापस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए वो सलाह देगा क्या कि लॉन्ग टर्म लोन लीजिए। यही सलाह देने का काम करता है बैंक, इसी को बोलते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज, परामर्श प्रदान करना, परामर्श या सलाह प्रदान करना। अब आते हैं हमारे अदर फंक्शंस में। अदर फंक्शंस में हमारा है पहला पॉइंट ट्रैवलर्स चेक। इसको हमें एग्जांपल के साथ लेके चलना पड़ेगा, बल्कि ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कॉपी करिए, तब तक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। कल से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बिजनेस बैंकिंग तो स्टार्ट हो ही चुका है आपका, तो कल से कोशिश करेंगे कि स्टार्ट किया जाए अकाउंटिंग की भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि अकाउंटिंग अगर पीछे रह गया तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज्यादा मेहनत तो हमें उसी में करनी होती है। ये तो थ्योरी पोर्शन है, समझ में आ गया तो लिख लेंगे, बट अकाउंटिंग में प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग भी। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं अपने सेकेंडरी फंक्शन के दूसरे पॉइंट पर। मैं एग्जांपल बनाता चलूंगा, आप इसके पॉइंट के नीचे नीचे एग्जांपल बना लीजिएगा। ट्रैवलर्स चेक, यात्री चेक, हिंदी में बोलते हैं इसको यात्री चेक। यात्री चेक बनता क्यों है? मान लीजिए आप अक्सर देखे होंगे एक डिस्कवरी वाले को, वो हर बार जो है एक देश से दूसरे देश जाता रहता है, या आप ही एक बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको हर बार इस देश से दूसरे देश, कभी इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से चाइना, चाइना से इंग्लैंड, इंग्लैंड से अमेरिका, हर बार इधर उधर जाना होता है। तो आप बार बार कैश लेके अगर घूमना नहीं चाहते तो आप चले जाइए बैंक। मान लीजिए आप हैं ए, आप चले जाइए अपने बैंक
और बोलिए भैया हमको जाना है कुछ दिनों में अमेरिका और मैं कैश लेके नहीं जाना चाहता, बट पैसे की जरूरत तो पड़ेगी आपको, पैसा कैसे मिलेगा? तो आपने कहा बैंक से भैया आप मुझे एक चेक बनाकर दे दो। कौन सा चेक? ट्रैवलर्स चेक, यात्री चेक। आप मुझे एक चेक बनाकर दे दो 5 लाख रुपए का, जो कि मैं यहां से अमेरिका जाऊंगा तो वहां पे हमको पेमेंट किस चीज में चाहिए? डॉलर्स में चाहिए, जो कि हम कन्वर्ट करके किस में ले लेंगे? डॉलर में लेंगे। मान लेते हैं इसी चेक को आप जब अमेरिका पहुंचे, आपको रहना था 1 हफ्ते तक, 1 वीक, बट आपको 2 दिन में काम खत्म हो गया और आप वापस आने लगे। मान लेते हैं सिर्फ आधा ही पेमेंट अभी आपने यहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट करा है, मतलब 2.5 लाख रुपए आपने कन्वर्ट करा लिए हैं 2.5 लाख, और 2.5 लाख का फिर से आपने क्या किया? उसको जब आप जाते हैं यहाँ से, आपने ट्रैवलर्स चेक बनवाया, आप चले गए अमेरिका में गए तो किसी बैंक से पेमेंट जब ले रहे हैं, आपने हाफ पेमेंट ले ली, हाफ पेमेंट का वो दोबारा एक ट्रैवलर्स चेक बना देगा, ताकि आप जहां भी जाएं वहां की करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकें। ये सर्विस होती है, एक सुविधा होती है जो बैंक हमको देती है कि आपको कैश लेके दौड़ना ना पड़े, तो इसको बोलते हैं ट्रैवलर्स चेक। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, लॉकर सर्विस आपने सुना होगा, कई मूवीज में भी देखा होगा, मूवी वगैरह में, कि भैया कहां पैसे रखे हैं? लॉकर में। बैंक क्या करती है, अगर आप कोई बहुत कीमती चीज कहीं सेफ रखना चाहते हैं तो आप चले जाइए बैंक में, उससे बोलेंगे हमको लॉकर सर्विस चाहिए, तो वो बॉक्सेस बना के रखते हैं अलमीरा की तरह, अलमारियों की तरह, वो उसमें आपको एक बॉक्स दे देगा और उसकी कीज दे देगा। कीज देने के बाद उसके लिए कुछ पैसा चार्ज करते हैं, वो उसको बोलते हैं लॉकर चार्ज। लॉकर सर्विस, आप उसमें जब भी सामान रखेंगे, तो वो सामान आपका कोई नहीं छुएगा। क्यों? एक चाबी आपके पास है, 2 चाबियां होती हैं इसकी, एक चाबी आपके पास रहेगी, एक चाबी बैंक के पास रहेगी। इमरजेंसी वर्क में वैसे ही तो बैंक इसको खोल नहीं सकता, बट बहुत जरूरी हो जाए, मान लीजिए आपकी डेथ हो जाए, तो आपका जो भी होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए आपका लड़का, वो आएगा, तब ये बैंक ये चाबी लेके खोल के इसमें से सामान इसको दे सकता है। इमरजेंसी वर्क में बैंक इस्तेमाल कर सकता है, बट नॉर्मल डेज में बैंक भी इस लॉकर को खोल नहीं सकता। ये आपके लिए था, आपने उसके लिए पेमेंट दी थी, तो ये लॉकर आपका हो गया। जितने दिन तक आप पे उसमें सामान रखे रहेंगे, उतने दिन का आपको इसको रेंट देना पड़ेगा, लॉकर रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस की जो सर्विस होती है वो बैंक प्रोवाइड करती है। ये काम होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग हाउस की सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या? चेक क्लियर कराने का। अभी मैं डीप पे नहीं जाऊंगा, बहुत ऊपर वाली बात बता देता हूं। डीप वाली बात, एक चैप्टर आएगा क्लियरिंग हाउस, आपका सातवां चैप्टर है मेरे ख्याल से बैंकिंग का। उसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि क्लियरिंग हाउस का क्या क्या फंक्शन होता है। अभी हम नॉर्मली बस ऊपर से चलते आ रहे हैं। मान लीजिए आपका चेक है, आपने अपने एम्प्लॉय के देने हैं, एम्प्लॉय को देनी थी सैलरी, आपका खाता है एचडीएफसी में, एचडीएफसी का आपने चेक बनाया, एम्प्लॉय के दिया, एम्प्लॉय लेके गया एसबीआई में, क्योंकि एम्प्लॉय का खाता था एसबीआई में। अब बताइए, पेमेंट दे रही है इसको एसबीआई, किससे वसूलेगी? एचडीएफसी से। एचडीएफसी किसके खाते में से काटेगा? भैया आप मालिक थे, आपके खाते में से काटेगा। ये क्लियर करने का काम जो करता है उसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। जैसे कि आप जब एम्प्लॉय गया बैंक अपने एसबीआई में, तो 7 डेज का टाइम मांगते हैं।
7 दिन के अंदर चेक आपका क्लियर हो जाएगा। 7 to 15 डेज, कहीं कहीं 15 डेज भी है, 7 से 15 दिन के अंदर में आपका चेक क्लियर हो जाएगा। तो वो टाइम क्यों मांगते हैं? वो तो चेक देखते और पेमेंट दे देते, बट ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको चेक करना होता है कि ए के खाते में पैसे हैं कि नहीं, ए सही रीजन से पैसे दे रहा है या नहीं, करंट अकाउंट है या नहीं, अगर बिजनेसमैन है तो बाकी अलग बात है। तो उसको सारी बातें क्लियर चेक करने के लिए क्लियरिंग हाउस की सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है। ये काम है आरबीआई का, जहां पे आरबीआई की ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में 4-6 जगह आरबीआई की ब्रांचेस हैं। तो जहां पे आरबीआई की ब्रांच नहीं है वहां पे ये काम करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये काम है सेंट्रल बैंक का। बस सेंट्रल बैंक अपनी जिम्मेदारी किसको दे के रखी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, फॉरेन ट्रेड सर्विसेज। फॉरेन ट्रेड सर्विसेज में क्या आता है कि भैया अगर मान लीजिए आप यहां से अमेरिका तक बिजनेस कर रहे हैं और हमारा कोई कस्टमर या फिर हमारा कोई ट्रेडर, हमारा कोई व्यापारी जो होलसेलर है वहां से हमको सामान भेजता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे हम माल भेज रहे हैं तो वहां से पेमेंट चाहिए तो हमारा बैंक हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर हम वहां से सामान मंगवा रहे हैं तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ से बैंक हमको वो सर्विस प्रोवाइड करता है कि यहाँ से वहां तक पैसे भेज दिए जाए। आखिरी है इश्यूइंग करेंसी। ये काम भी आरबीआई का है, सेंट्रल बैंक का है। जो सेंट्रल बैंक इंडिया में जिसका नाम आरबीआई है उसी का काम है इश्यूइंग करेंसी, नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन भी कौन कौन करता है? बैंक ही करता है। ये उसका अदर फंक्शन में आता है। ओके, तो कल से हम देखेंगे अपने अकाउंट्स की भी वीडियोस। अभी जितना भी मैंने बैंकिंग या बिजनेस में पढ़ाया है आप लगातार उसको रिवीजन करते रहिएगा, गैप मत करिएगा और वीडियोस को पूरी देखिए, वरना आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास। ओके, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।